बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर, आज हम ट्रिमेटोड को डिस्कस करेंगे, लेकिन ट्रिमेटोड शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि जितने भी मेडिकली इम्पोर्टेंट हेलमेंथ है या वॉर्म्स है, मेडिकली इम्पोर्टेंट हेलमेंथ या वॉर्म्स हम उन वॉर्म्स को कहते हैं जो ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो इन सारे वॉर्म्स को हम ब्रॉडली टू फाइलम में डिवाइड करते हैं। एक नेमाथिलमेंट्स यानी राउंड वॉर्म्स हैं, दूसरा प्लेटीहेलमेंट्स यानी कि जो फ्लैट वॉर्म्स हैं। फ्लैट वॉर्म्स को हम आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक सिस्टोड या जिसको कॉमनली हम टेप वॉर्म कहते हैं, जिस पे हम अपनी जो सीरीज़ है लेक्चर की वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है ट्रिमेटोड, जिसको कॉमनली फ्लूक वॉर्म्स कहा जाता है। तो आज के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम ट्रिमेटोड को डिस्कस करेंगे जर्नलाइज वे में। हम ये देखेंगे कि ट्रिमेटोड का ओवरऑल शेप कैसे होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ट्रिमेटोड जो है वो अपना लाइफ साइकिल कितने होस्ट में कंप्लीट करता है, उसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होता है और उसका डेफिनेटिव होस्ट कौन सा होता है। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि जब ट्रिमेटोड लार्वी से एडल्ट फ्लूक या एडल्ट वॉर्म में डिवेलप होता है तो उस वक्त वो कितने स्टेजेस से पास आउट होता है। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि जब वो ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है तो डिफरेंट ट्रिमेटोड जो है वो डिफरेंट एनाटॉमिकल साइट या ऑर्गन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो उसके बेस पे हम इनको ब्रॉडली 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो हम उन ग्रुप को भी डिस्कस करते हैं। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन पे और हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो शुरू करते हैं। ट्रिमेटोड, सबसे पहली बात ये है कि जो ट्रिमेटोड है दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ठीक है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी का मतलब ये है कि ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं डोर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी। ठीक है, और बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इनको 2 हाफ में डिवाइड करेंगे तो हम इनको बिल्कुल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बायलैटरिकल सिमेट्रल कहलाते हैं। शेप जो होता है ओवरऑल ये लीफ शेप होते हैं। ये जो आपको लीफ नज़र आ रहा है बिल्कुल इस तरह का शेप होता है इनका। और डिफरेंट ट्रिमेटोड जो हैं वो फ्यू मिलीमीटर भी हो सकते हैं और कुछ जो है वो 8 सेंटीमीटर तक साइज़ में होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनके साथ जो है एक ओरल सक्कर होता है जिसके थ्रू वो होस्ट से न्यूट्रिशन सक करते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स ये अराउंड द माउथ होता है। और दूसरा एक वेंट्रल सक्कर होता है जिसको एसिटिब्यूलम भी कहते हैं। ये वेंट्रल सरफेस पे होता है, यानी उस सरफेस पे होता है जो सरफेस ट्रिमेटोड का होस्ट यानी ह्यूमन बॉडी के साथ अटैच होता है। तो इस एसिटिब्यूलम के थ्रू जो ट्रिमेटोड है ये ह्यूमन होस्ट के साथ एडहियर होता है, यानी कि अटैच होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसका डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसमें से फेरिंक्स ओसोफेगस सारी चीज़ें डेवलप होती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ब्लड फ्लूक्स, जो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लूक्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन दे कॉज इन द बॉडी टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड फ्लूक वो वाली फ्लूक है, हम आगे पढ़ेंगे, जो ब्लड में रहते हैं जब वो इन्फेक्शन कॉज कर दे ह्यूमन बीइंग में। तो ब्लड फ्लूक के अलावा जितने भी ट्रिमेटोड है वो हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये है कि एक ही वॉर्म में मेल और फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल वॉर्म और फीमेल वॉर्म अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक ही वॉर्म होता है और उसी में ही मेल और फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए सारे ट्रिमेटोड जो है वो हर्माफ्रोडाइट है एक्सेप्ट ब्लड फ्लूक जो शिस्टोसोमा है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्लड फ्लूक और शिस्टोसोमा आर द ओनली बाइसेक्सुअल फ्लूक दैट इन्फेक्ट ह्यूमन एज वी डिस्कस्ड। कि जो ब्लड फ्लूक है तो ब्लड फ्लूक में सिर्फ शिस्टोसोमा ऐसी स्पीशी है जो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करता है, और ये बाइसेक्सुअल है, यानी कि इसमें मेल वॉर्म और फीमेल वॉर्म जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, इसके अलावा जो मेडिकली इंपॉर्टेंट फ्लूक है दे हैव अ डेवलपमेंटल साइकिल। ठीक है, यानी कि ये जब अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं तो इनको मिनिमम 2 होस्ट की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। एक होस्ट इनका लाजमन जो मेडिकली इंपॉर्टेंट फ्लूक होंगे, ठीक है, उनका एक होस्ट लाजमन ह्यूमन बीइंग होगा
और दूसरा होस्ट जो है वो फ्रेश वाटर स्नेल होगा। ये जो मैंने पिक्चर लगाई है ये फ्रेश वाटर स्नेल की है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जिनके यहाँ फ्रेश वाटर स्प्रिंग होते हैं उन्होंने इन उसको स्नेल को ऑब्जर्व किया भी होगा, ठीक है। तो एक फ्रेश वाटर स्नेल्स जो हैं वो लाजमी इंटरमीडिएट होस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पीशी ऐसी हैं फ्लूक्स की जिनको एक और इंटरमीडिएट होस्ट यानी थर्ड होस्ट की, एक ह्यूमन बीइंग हो गया, एक फ्रेश वाटर स्नेल हो गया, इसके अलावा कुछ को एक सेकेंडरी इंटरमीडिएट होस्ट की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे पार्टिकुलर केस में जब हम आगे एक एक फ्लूक पे अपना लेक्चर रिकॉर्ड करवाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ ह्यूमन बीइंग और स्नेल का जिक्र इसलिए किया कि ये सारे फ्लूक्स के लिए कॉमन है, ठीक है। As I told you, depending on the species, other intermediate host may be involved, ठीक है, to perpetuate the larvae from that infect the human host, ठीक है। यानी कि ह्यूमन होस्ट से जब वो आगे चलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल से, तो कुछ स्पीशीज़ को स्नेल के बाद एक और इंटरमीडिएट होस्ट की भी ज़रूरत हो सकती है, जिसमें से क्रैब भी हो सकते हैं या फिशेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो फ्लूक्स हैं दे गो थ्रू सेवरल लार्वल स्टेजेस, ठीक है। यानी कि लार्वी जब डेवलप होता है एडल्ट फ्लूक या एडल्ट वर्म में, ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है, ठीक है। और हर स्टेज का एक स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है, बिफोर रीचिंग द एडल्टहुड ऑफ कोर्स। अच्छा, जनरलाइज लाइफ साइकिल ऑफ मेडिकली इम्पोर्टेंट फ्लूक रन थ्रू दिस कोर्स, यानी कि जितने भी मेडिकली इम्पोर्टेंट फ्लूक्स हैं वो इन 4 स्टेजेस से लाजमी गुजरेंगे जब उनका लार्वी जो है वो मैच्योर होगा एडल्ट फ्लूक में। इसके अलावा कोई स्पेशल स्टेज भी हो सकता है किसी स्पेसिफिक स्पीशी में, लेकिन ये 4 स्टेजेस लाजमी होंगे, ठीक है। Eggs are passed in the feces, urine, sputum of human and reach to an aquatic environment. यानी कि जो एग्स हैं एडल्ट फ्लूक के, चूँकि हम मेडिकली इम्पॉर्टेंट फ्लूक को डिस्कस कर रहे हैं, तो मेडिकली इम्पॉर्टेंट फ्लूक्स का जो डेफिनेटिव होस्ट होगा वो ह्यूमन बीइंग होगा। यानी कि एडल्ट वर्म जो है वो ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होगा। तो ह्यूमन बीइंग से जब एडल्ट वर्म के एग्स पास होंगे तो अगर वो इंटेस्टिनल फ्लूक है तो फीसिस में पास होंगे, अगर वो शिस्टोसोमा है जो यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच वेन्यूल्स में प्रेजेंट होता है तो यूरिन में उनके एग्स पास होंगे, या अगर लंग्स फ्लूक हैं तो उनके जो एग हैं वो स्पूटम में पास होंगे। तो जब वो स्पूटम या यूरिन या फीसिस में पास आउट होते हैं तो उनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि इनका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो फ्रेश वाटर स्नेल होते हैं, और फ्रेश वाटर स्नेल ज़ाहिर है हमें एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलेंगे। तो इसलिए लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो एग्स हैं जो एक्सक्रीट हो रहे हैं वो फ्रेश या एक्वेटिक एनवायरनमेंट तक पहुंच जाएं। उसके बाद क्या होगा कि एग्स जो हैं ऑफ कोर्स उससे लार्वी रिलीज़ होगा, और उस लार्वी को हम मेरासीडिया कहते हैं जो पहला स्टेज है, ठीक है। ये लार्वी जो है या तो पेनिट्रेट कर लेगा स्नेल को खुद, या स्नेल जो है उसको फीड करेगा, यानी स्नेल जो है वो उसको खा जाएगा उस मेरासीडिया को। जब स्नेल उसको खा जाए या ये खुद जो है मेरासीडिया पेनिट्रेट करके स्नेल के बॉडी में एंटर हो जाए, ठीक है, तो अपने इंटरमीडिएट होस्ट तक ये पहुंच जाता है और उसके बॉडी के अंदर ये एसेक्सुअली मल्टीप्लाई होता है। कौन? लार्वी ऑफ द फ्लूक, ठीक है। तो ये मेरासीडिया जो है ये डेवलप होता है दूसरे स्टेज में जिसको हम स्पोरोसिस्ट या रेडिया स्टेज कहते हैं, ठीक है। और ये रेडिया स्टेज जो है डॉटर स्पोरोसिस्ट में फ्रॉम रेडिया स्टेज जो है ये डॉटर स्पोरोसिट्स या रेडियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं या डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्नेल। और ये जो डॉटर स्पोरोसिस्ट है तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है दूसरे स्टेज में जिसको हम सरकेरी कहते हैं। सरकेरी जो है वो एसेक्सुअली डेवलप हो जाता है, और सरकेरी जो है वो स्नेल के बॉडी या टिश्यू से बाहर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में आ जाता है, ठीक है। और ये जो सरकेरी है इसके साथ एक टेल होता है और ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में स्विमिंग करता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेल। अब ये जो सरकेरी है ये डिपेंड करता है स्पीशी पे कि फ्लूक की किस स्पीशी की ये सरकेरी है, उसी के मुताबिक इसका
जो लाइफ साइकिल है वो आगे कंटिन्यू होता है, ठीक है। और वो 3 तरीके हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द स्पीशी ऑफ द फ्लूक, कि किस स्पीशी की सरकेरी है, ठीक है। या तो ये सरकेरी जो है डायरेक्टली डेफिनेटिव होस्ट यानी ह्यूमन बीइंग की बॉडी को पेनिट्रेट करती है, और ह्यूमन बीइंग की बॉडी में पेनिट्रेशन के बाद जब वो अपने डेफिनेटिव होस्ट में पहुंच जाती है तो वहाँ पे वो एडल्ट फॉर्म में मेच्योर हो जाती है, ठीक है। ये कहाँ पे अप्लाई होता है? ये शिस्टोसोमा के केस में अप्लाई होता है। जो शिस्टोसोमा की सरकेरी है वो डायरेक्टली पेनिट्रेट करती है ह्यूमन बीइंग को, और वो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में आने के बाद मेच्योर हो जाता है एडल्ट फॉर्म में, ठीक है। कुछ स्पीशी ऐसी है फ्लूक की जिनकी सरकेरी क्या करता है कि वो पेनिट्रेट करता है सेकेंडरी इंटरमीडिएट होस्ट। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसको एक दूसरे इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत होती है, और जब वो उस इंटरमीडिएट होस्ट तक पहुंच जाती है तो उस इंटरमीडिएट होस्ट के टिश्यू में ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और उस सिस्ट को हम मेटासरकेरी कहते हैं, ठीक है। और फिर उस इंटरमीडिएट होस्ट को जब ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज करता है तो ये मेटासरकेरी जो है वो ह्यूमन होस्ट तक पहुंच जाती है, और ह्यूमन होस्ट में फिर वो एडल्ट फॉर्म में डेवलप होती है। तीसरा रास्ता ये है, कुछ फ्लूक के स्पीशीज़ ऐसे हैं कि उनकी जो सरकेरी है, जो फ्री स्विमिंग लार्वी है, वो क्या करता है कि वो वेजिटेशन यानी जो एक्वेटिक वेजिटेशन है या एक्वेटिक वेजिटेबल है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ्रेश वाटर स्प्रिंग होते हैं उनके किनारों पे कुछ एक्वेटिक वेजिटेबल ग्रो होते हैं और लोग उसको एज अ सैलेड खाते हैं। तो ये जो सरकेरी है, फ्री स्विमिंग लार्वी है, कुछ स्पीशी की केसेस में ये इन वेजिटेबल पर पहुंच के सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और उस सिस्ट को हम मेटासरकेरी कहते हैं, और वो वेजिटेबल जब ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज करता है रॉ फॉर्म में तो ह्यूमन बीइंग उन वेजिटेबल के साथ मेटासरकेरी को भी इंजेस्ट कर लेता है, और जब वो ह्यूमन बीइंग में पहुंचते हैं मेटासरकेरी तो वो वहाँ से एडल्ट फॉर्म में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, ठीक है। आगे जब ये when a metacercary cyst is ingested, as I told you, तो digestion of the cyst liberate an immature fluke that migrate to a specific organ sites and develop into adult womb। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेटासरकेरियल सिस्ट है जो या तो इंटरमीडिएट होस्ट में प्रेजेंट होगा या एक्वेटिक वेजिटेबल पे प्रेजेंट होगा, तो जब वो ह्यूमन बीइंग उसको इंजेस्ट करता है तो सिस्ट से बाहर इमेच्योर फ्लूक आता है, फिर ये इमेच्योर फ्लूक जो है स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ जाता है। अब अगेन यहाँ डिपेंड करता है कि वो किस स्पीशी की लार्वी है, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंट एनाटॉमिकल साइट्स ऑफ द बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो इसलिए वो स्पेसिफिक ऑर्गन पे पहुंचता है और वहाँ पे पहुंचने के बाद फिर वो एडल्ट फॉर्म में डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। ट्रिमेटोड आर पैरासाइट, ये वो वाले पैरासाइट्स हैं जो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो हैं अपने ह्यूमन में जो इनका डिफिनेटिव होस्ट है वहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्नेल या इंटरमीडिएट होस्ट में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी होस्ट में ये आगे मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। सेकेंडरी होस्ट में जब ये पहुंच जाते हैं तो वहाँ ये सिस्ट में कन्वर्ट होते हैं और वेट करते हैं कि कब वो अपने डेफिनेटिव होस्ट यानी ह्यूमन बीइंग में पहुंचेंगे ताकि वो आगे एडल्ट फॉर्म में मैच्योर हो जाए। These organisms are divided into 4 group based on their final habitat in human। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब ह्यूमन बीइंग तक ये पहुंच जाते हैं तो ह्यूमन बीइंग में ये डिफरेंट ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्गन हम इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो 4 ग्रुप कौन कौन से हैं? एक वो है जिनको हर्माफ्रोडिटिक लिवर फ्लूक्स कहा जाता है, यानी कि ये तो या लिवर में या बाइल डक्ट्स में या लिवर के जो गॉल ब्लैडर है वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो इनको हम लिवर फ्लू कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स फेशियोला है और इनकी एग्जांपल क्लोनोर्किस और ओपिस्टोर्किस है, ठीक है। फेशियोला जो है इनके सिस्ट वाटर क्रिस पे प्रेजेंट होते हैं। वाटर क्रिस अगेन एक्वेटिक वेजिटेबल है जिसको लोग यूज़ करते हैं, ठीक है।
और जो क्लोनोर्किस या एपिस्टोर्किस है, इनके सिस्ट जो है फिश में प्रेजेंट होते हैं। फिश यहाँ पे एज अ इंटरमीडिएट होस्ट, सेकेंडरी इंटरमीडिएट होस्ट एक्ट करता है। तो यहाँ पे इनके बॉडी में, इस रॉ फिश के बॉडी में सिस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो जो लोग रॉ फिश यूटिलाइज करते हैं, यानी कच्चा जो मछली है वो खाते हैं, तो वो लोग जो हैं क्लोनोर्कस या एपिस्टोर्कस के इन्फेक्शन में मुब्तला हो सकते हैं। दूसरा वो ग्रुप है जिसको हर्माफ्रोडाइट इंटेस्टिनल फ्लूक, यानी कि वो इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज फेशुलेप्सिस है जो हम डिस्कस करेंगे, विच इन्फेक्ट ह्यूमन बीइंग ऑन इंजेक्शन ऑफ वाटर चेस्टनट। वाटर चेस्टनट अगेन एक एक्वेटिक वेजिटेबल है जो ईडिबल है। तो इनके सिस्ट जो है वाटर में चेस्टनट के साथ अटैच हो जाते हैं और सिस्ट में कन्वर्ट इनके जो फ्री स्विमिंग लार्वी है वो चेस्टनट के साथ अटैच होके सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ह्यूमन बीइंग उसको यूटिलाइज करता है तो वो जो सिस्ट है वो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में पहुंच जाते हैं। ठीक है। हर्माफ्रोडाइट लंग फ्लूक्स हैं जिसमें पैरागोनिमस हैं, हम डिस्कस करेंगे, विच इन्फेक्ट ह्यूमन ऑन इंजेक्शन ऑफ रॉ क्रैब और क्रेफिश। इनका इंटरमीडिएट होस्ट, सेकेंडरी इंटरमीडिएट होस्ट या तो क्रेब्स होते हैं या क्रेफिश होते हैं। यानी वो जो फ्री स्विमिंग लार्वी जो हमने डिस्कस किया था, वो तो या क्रेब्स उनको फीड कर लेता है या क्रेफिश उनको फीड कर लेता है, यानी उनको खा जाता है उन फ्री स्विमिंग लार्वीज को। जब वो उसको खा जाता है तो फ्री स्विमिंग लार्वी जो है वो इनके बॉडी के अंदर सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब ह्यूमन बीइंग इन क्रेब्स या क्रेफिश को रॉ फॉर्म में यानी कच्चे फॉर्म में यूटिलाइज करता है, तो वो सिस्ट चूंकि मरा नहीं होता, उसको हीट नहीं मिलती, तो वो दोबारा कन्वर्ट हो जाता है इमेच्योर फ्लूक में और फिर वो फ्लूक एडल्ट फ्लूक में मैच्योर हो जाता है। ठीक है। चौथा ग्रुप बाइसेक्सुअल ब्लड फ्लूक है, यानी शिस्टोसोमा है, जिनका मेल और फीमेल वोम अलग होता है। ये इंटेस्टिनल या जो यूरिनरी ब्लैडर के करीब जो वेन्यूल है, यानी छोटे छोटे वेन्स जो हैं, ये उनमें रहते हैं। और ये ह्यूमन बीइंग को किस तरह इन्फेक्ट करते हैं, जो फ्री स्विमिंग लार्वी हो वाटर में, तो वो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी को पेनिट्रेट करती है। यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग जो है वो फ्रेश वाटर स्प्रिंग में नहा रहा है या कोई और काम कर रहा है और वहाँ पे वो फ्री स्विमिंग लार्वी उसके बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाए, तो वो पेनिट्रेट करके ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा फ्लूक्स जो हैं डू नॉट मल्टीप्लाई इन ह्यूमन सो दैट, अच्छा, जब फ्लूक ह्यूमन बॉडी में अंदर होते हैं तो वो बॉडी के अंदर ह्यूमन बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं होते। ठीक है। क्योंकि वो एग्स ले करते हैं यानी अंडे देते हैं, वो एग्स जो है वो ह्यूमन बॉडी से कंटिन्यूसली पास आउट होते हैं। तो इसलिए जितने सिस्ट या जितने एग्स ह्यूमन बीइंग में पहले आए होते हैं उतने ही फ्लूक्स यानी उतने ही एडल्ट वॉर्म होते हैं। वो एडल्ट वॉर्म अपना नंबर नहीं बढ़ा सकते ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसलिए यूजुअली इनके इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। और जो सीवियर डिजीज़ है वो लार्जली उस केसेस में होता है जहाँ पे हैवी बर्डन हो वॉर्म का, यानी बहुत ज़्यादा फ्लूक्स जो हैं बॉडी में डिवेलप्ड हो जाए या मैच्योर हो जाए। ठीक है। पैथोलॉजी बाई कॉज्ड बाय वॉर्म देमसेल्व्स डायरेक्टली, जिस तरह लिवर फ्लूक्स हैं जो बाइल डक्ट्स को डैमेज करते हैं, या इनके एग्स की वजह से भी पैथोलॉजी हो सकती है, जिस तरह शिस्टोसोमा के एग्स हैं, ये इंड्यूस ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन यानी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं या प्रोवोक करते हैं इनसाइड द बॉडी इनटू द वेन्स या वेन्यूल्स और टिश्यू वेयर दे प्रेजेंट्स। कौन प्रेजेंट, यानी शिस्टोसोमा की बात हो रही है। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ ऑल फ्लूक इन्फेक्शन हैज़ बीन ग्रेटली इम्प्रूव्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटी हेलमिंथिक ड्रग प्रेज़ाक्वेंटिल। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। आई होप कि आप लोगों को ये जर्नल प्रॉपर्टीज़ अच्छी लगी होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और सजेशन यू कैन राइट मी एट khurramtalvi@gmail.com। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। फी अमानिल्लाह।